सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि इनर्शिया के बारे में डिफाइन करता था, फोर्स के इफेक्ट के बारे में था और फोर्स को डिफाइन करता था। ये हम पढ़े थे फर्स्ट लॉ के बारे में। और लास्ट क्लास में हम कुछ और भी चीज़ें डिस्कस किए थे, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम कंडीशन, वैसे कुछ बातें हम जाने थे। आज हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो जैसे हम ये भी बात किए थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स के क्वालिटेटिव डेफिनेशन को देता है। फोर्स के क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में हमें मालूम होता है क्योंकि उसके इफेक्ट के बारे में पता चलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को बताता है। ओके, और ऐसे बोल सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को क्वांटिफाई करता है। तो ये तीनों जो लॉ हम पढ़ रहे हैं सब फोर्स के बारे में ही है। पहले भी डिस्कस किए हैं, फोर्स के बारे में ही सब है। और ये तीनों लॉ जो है ना, ये क्लासिकल मैकेनिक्स के बैकबोन जैसे हैं, ये भी हम डिस्कस किए हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में फोर्स का ही मैक्सिमम रोल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायनामिक्स है तो फोर्स का ही मैक्सिमम रोल रहता है। तो फोर्स के बारे में तीनों लॉ। तो ये सेकंड लॉ जो है, यहाँ पे हम फोर्स को क्वांटिफाई करेंगे, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देंगे, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम डायरेक्टली तो नहीं लिख देंगे, हम सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से होते हुए फॉर्मूले में जाएंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, F=ma, हम पढ़े भी हैं पहले से। ओके, पर जितना हो सके इन डिटेल्स हमें इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स इसके बारे में, फोर्स के बारे में आप पढ़ते ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, यही स्टेटमेंट हम अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। वही सेम बात है कि फोर्स एक्चुअली में करता क्या है। क्वालिटेटिवली ये स्टेट चेंज कर सकता है, टेंड्स टू चेंज द स्टेट, रेस्ट हो या मोशन वाला स्टेट हो, एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी को ये प्रोवाइड कराता है। हो सकता है कि वेलोसिटी उसका डिक्रीज करा दे, हो सकता है कि इंक्रीज करा दे, हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करा दे, कुछ भी हो, पर स्टेट ऑफ मोशन को ऐसे ही चेंज कर सकता है। ये हम फर्स्ट लॉ में देखे थे, फोर्स नेसेसरी है उसके लिए। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे जानते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज करा रहा है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को चेंज करा रहा है। अगर वो वेलोसिटी चेंज करा रहा है तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी चेंज करा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्वांटिटी डिस्कस कर चुके हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि मैकेनिक्स में, डायनामिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज लीनियर मोमेंटम, P=mv, हम पढ़ चुके हैं। वो होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, दैट मीन्स वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे। अब सेम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सेम ही है, उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मास चेंज नहीं होना है, एक ही ऑब्जेक्ट है, मास चेंज नहीं करना है, पर फोर्स अप्लाई किए, सपोज वेलोसिटी चेंज हो गया, हो सकता है कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुआ तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम उसका चेंज होगा। ओके, तो फोर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। तो इसी मोमेंटम चेंज को लेके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट दिया गया है। दिस इज द स्टेटमेंट, नोट करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन इट। जो फोर्स अप्लाई होके उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई होके उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालते हैं, दैट मीन्स यूनिट टाइम में कितना चेंज, वही तो रेट होता है ना, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा मोमेंटम, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अगर निकालेंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फोर्स अप्लाइड। ओके, मैथमेटिकल स्टडी करेंगे उसको। अच्छा, साथ में वो एक चीज है, द चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम कह रहे हैं, दैट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत ही कॉमन सी बात है ये। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ओके, अगर ऐसे मोशन हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, मतलब फोर्स ऐसे ही लगा होगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है मतलब मोमेंटम चेंज भी उसी तरफ हुआ है, फोर्स की तरफ। और अगर सपोज इस तरफ फोर्स दे रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज मतलब मोमेंटम अब इस तरफ है, तो अलोंग द फोर्स चेंज इन मोमेंटम होता है, ये भी बात है। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, दो तरीके से देखेंगे उसको।
ठीक है। अच्छा, पहले जो हम पहले से पढ़ते हुए आए हैं, सपोज जो बॉडी है उसका मास m है। क्या है? उसका मास m है। इनिशियली वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u स्पीड, हाँ u वेलोसिटी, चलो u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। फोर्स उस पर अप्लाई किए F, ठीक है, F अमाउंट का फोर्स उस पर अप्लाई कर दिए, तो उसका वेलोसिटी कुछ टाइम बाद हो गया v। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F चेंज होता है वेलोसिटी, चलो v उसका वेलोसिटी हो गया। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था? p1 mu था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। फाइनली मोमेंटम कितना हुआ? p2 इक्वल टू mv हुआ, p2 इक्वल टू mv हुआ, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? p2 माइनस p1 हुआ। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम। सपोज ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है या फिर u से v चेंज होने में t टाइम लगा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। ये है स्टेटमेंट, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर लाके भी लिख सकते हैं, f प्रोपोर्शनल टू दिस p2 माइनस p1 बाय t, मतलब m इंटू v माइनस u बाय t। यही बात है ना, p2 माइनस p1 मतलब m इंटू v माइनस u बाय t। क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू, सी दिस m, अब ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब ये एक्सेलरेशन है कि नहीं? वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन होता है, हमें पता है ये। तो वेलोसिटी चेंज हुआ, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। हाँ, दिस इक्वल टू, ओके, दिस मच इक्वल टू। क्लियर है? दैट इंप्लाइज दिस फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दैट इंप्लाइज F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट कुछ अटैच करते हैं, ओके। और यहाँ पे हम जान लेंगे, इस पे ज्यादा डिस्कशन है ही नहीं। ये जो कांस्टेंट K है, फॉर कन्वीनियंस और फॉर सिंप्लिसिटी फॉर कैलकुलेशन, इसको मैकेनिक्स के यूनिट को मतलब सिंप्लीफाई करने के हिसाब से K का जो वैल्यू है उसको 1 लिया गया है, 1 मान के चलते हैं K के वैल्यू को, ठीक है ना, कांस्टेंट है ना। अब उसी हिसाब से अगर फोर्स मास एक्सेलरेशन का डिफरेंट यूनिट में लेंगे वैल्यू, तो इसको K को 1 मान के ही चलना है। अगर K को 1 मान लेंगे तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन, F इज इक्वल टू m इंटू ए, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैकेनिक्स का, डायनेमिक्स का कभी नहीं भूलना है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाई हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ, दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमें मिला, तो उस बॉडी के मास को अगर एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर्स मिलता है, ठीक है। पर एक बात, मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। कहीं पे भी अगर हमें वेरिएबल मास वाला केस मिलेगा तो ये लॉ वहाँ पे अपने यूज हो सकता है। वेरिएबल मास वाले भी केसेस होते हैं, होगा तो न्यूमेरिकल्स डिस्कशन करेंगे भी, रॉकेट प्रोपल्सन वाला होता है, देखेंगे बाद में। वेरिएबल मास होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा ये लॉ, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा वेरी कर जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। F इक्वल टू ma। अच्छा, इसी चीज को और एक बार स्टडी करते हैं, सेम इसी बात को, पर यहाँ पे थोड़ा सा अपने जो पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखते हैं कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कह रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम dp बाय dt भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव फॉर्म में, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेरिवेटिव फॉर्म में तो यही तो है ना, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। दिस इज प्रोपोर्शनल टू F और F प्रोपोर्शनल टू d बाय dt ऑफ m इंटू v, यही होता है ना। F प्रोपोर्शनल टू m कांस्टेंट बाहर लाएंगे, dv बाय dt, क्लियर है। दैट इंप्लाइज F प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, ये नहीं है क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इट कैन बी डिफाइंड एज dv बाय dt। और यहाँ पे भी F इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K इंटू m इंटू a, K को 1 लेते हैं, सो F विल बी m इंटू a। क्लियर बात है, ओके। तो ये फॉर्मूला हमें डेरिवेटिव फॉर्म से भी इसको निकाल सकते हैं, नोट कर लेंगे।
तो F इज टू ma, मतलब एक बात तो क्लियर है, स्केलर ये वेक्टर मिला एक तो वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन एक ही होता है। अगर फोर्स इंक्रीज करा रहा है वेलोसिटी को, तो अच्छा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो वही होता है जिस डायरेक्शन में चेंज हुआ, इंक्रीज हुआ है वेलोसिटी, ठीक है ना। तो F का भी डायरेक्शन तो वही है, पर अगर रिटार्डेशन हो तो फोर्स ऑपोजिट्स में आता है, ऑपोजिट में फोर्स लगेगा तभी तो रिटार्डेशन होता है ना। तो उस टाइम पे रिटार्डेशन का डायरेक्शन क्या होगा, इसी फोर्स के अलोंग, फोर्स जो अपोज कर रहा है रिटार्डेशन भी उसी के अलोंग होगा। तो F इक्वल टू एम ए, ए और F का डायरेक्शन सेम होता है। तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन, उसका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, मैं स्टेटमेंट को ऐसे रहने देता हूँ ताकि आज का ये टॉपिक जो है हमें दिखता रहे, मेन स्टेटमेंट इसका। ओके, अब हमें क्या स्टडी करना है, अब हम स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में कुछ और बातें। फोर्स के बारे में क्वांटिटेटिव आइडिया है तो क्वांटिफाई करते जाते हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ये जो F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला है हमारे पास, F इक्वल टू एम ए वाला जो फॉर्मूला है, यहाँ पे एक चीज और, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिखा दें? चलो दिखा देते हैं। F कैन बी रिटन एज Fx i कैफ प्लस Fy j कैफ प्लस Fz k कैफ, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। फोर्स एक वेक्टर है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिखा दी। और कौन सा वेक्टर है? एक्सेलरेशन a, Ax i कैफ प्लस Ay j कैफ प्लस Az k कैफ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दोनों वेक्टर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखा दिए तो हमें क्या मालूम है कि F इक्वल टू एम ए होता है। यूज कर दो ये पूरा का पूरा, Fx i कैफ प्लस Fy j कैफ प्लस Fz k कैफ इज इक्वल टू m Ax i कैफ प्लस m Ay j कैफ प्लस m Az k कैफ। हो गया। दोनों साइड में LHS RHS में कोफिशिएंट कंपेयर कर दो। i कैप के साथ यहाँ है Fx तो वहां पे है m Ax, ओके। j कैप के साथ यहाँ पे है Fy तो वहां पे है m Ay, ठीक है। k कैप के साथ यहाँ पे Fz तो वहां पे m Az। मतलब अगर रिजोल्यूशन भी करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को अगर भी लेते हैं तो भी हर एक डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में मास इनटू उस डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में ऐसे ही हमें मिलता है। क्लियर है ये बात? तो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी इसको दिखा दिए। और कुछ बातें जानते हैं फोर्स के बारे में। अच्छा, अभी तक इसके यूनिट के बारे में स्टडी नहीं किए हैं हम। इसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देख लिए, डिफरेंट दो लॉ देख लिए हैं, यहाँ तक कि मोमेंटम को पढ़ के मोमेंटम के यूनिट के बारे में बात कर लिए थे, पर अब तक फोर्स के यूनिट के बारे में बात नहीं किए थे। तो फोर्स के यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। यूनिट क्या होता है? हमें पता है यूनिट क्या होता है। हम डिफरेंट सिस्टम में निकालते हैं, SI सिस्टम, CGS सिस्टम में मेनली हमें लिखना रहता है। पर यहाँ पे पहली बार किसी क्वांटिटी को हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसको SI CGS तो ठीक है सिस्टम, पर इसके यूनिट को ही दो टाइप में डिवाइड कर देंगे। इसके यूनिट को दो टाइप में डिवाइड कर देंगे। एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट कुछ देखेंगे, और फिर देखेंगे कुछ ग्रेविटेशनल यूनिट। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये, ओके, बहुत यूजफुल होता है ये ग्रेविटेशनल यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, और फिर देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। दोनों को बारी बारी करके देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एब्सोल्यूट यूनिट की बात करते हैं। तो इसका जो एब्सोल्यूट यूनिट है ये भी दोनों सिस्टम में डिवाइडेड है। देखेंगे कि SI और MKS सिस्टम में क्या हो सकता है, फिर देखेंगे कि CGS सिस्टम में क्या हो सकता है। तो एब्सोल्यूट यूनिट SI सिस्टम में होता है न्यूटन, हमें पता है, बार बार डिस्कस कर रहे हैं, न्यूटन। CGS में होता है डाइन, फोर्स का CGS यूनिट एब्सोल्यूट में डाइन। क्लियर है? कहां से आएगा ये? F इक्वल टू एम ए से आएगा, ठीक है। मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू लिखेंगे 1 किलोग्राम इंटू
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आता है? ओके, मास का केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन है एसआई यूनिट, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें कोई क्वेश्चन करे डिफाइन 1 न्यूटन, देन यू कैन से दैट द फोर्स ऑन ए बॉडी इज 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सीलरेशन ऑन 1 केजी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। कुछ गड़बड़ लग रहा है इंग्लिश में, हो सकता है। 1 न्यूटन फोर्स on 1 kg of object, it will produce 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन। अपने लैंग्वेज में 1 न्यूटन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ये होगा ना? कैसे डिफाइन करेंगे? ये तो इफ 1 डाइन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड, देन for 1 gram of the body 1 centimeter per second square of acceleration is produced on it। ठीक है, सीजीएस में डाइन में ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। मैं बिल्कुल भी अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये होता है क्योंकि 1 केजी मतलब हो गया 1000 ग्राम, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब हो गया 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1100 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। ये हम बात कर लिए एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। और यहाँ पे कुछ बच्चों का कुछ अगर कंफ्यूजन कुछ रहता है तो उसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर करने के लिए ट्राई करूँगा, होप कि क्लियर हो जाओगे। कुछ मिसकंसेप्शन हम देखेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, पहले यूनिट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल यूनिट में भी सिस्टम है, एसआई सिस्टम में देखेंगे, सीजीएस सिस्टम में देखेंगे। तो एसआई सिस्टम में फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट होता है किलोग्राम वेट। ठीक है, या फिर इसको लिखें क्या, केजी वेट लिख सकते हैं, या फिर KgF भी लिखा जाता है। केजी वेट और KgF, किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, फिर कैसे मिलेगा F इक्वल टू ma से? तो फोर्स 1 kg वेट होगा अगर बॉडी का मास 1 kg हो, ओके, और उस पे एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्मॉल जी का जो वैल्यू हम लेते हैं। ठीक है, अच्छा 1 kg वेट इक्वल टू, ऐसे नहीं लिखते, चलो हाँ, ये बात समझ में आता है। अगर मास इक्वल टू इतना हो गया और उस पर एक्सेलरेशन इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है, मास 1 kg, एक्सेलरेशन इतना है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा 1 kg वेट। ठीक है, मतलब ये है कि 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है, होगा ही होगा। ठीक है ना, इतना एक्सेलरेशन 1 kg है तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 9.8 आ गया, तो 9.8 न्यूटन होता है 1 kg वेट इक्वल टू। सीजीएस में देख लेते हैं, ये होता है ग्राम वेट। ठीक है, ग्राम वेट होता है, तो ग्राम वेट लिखते हैं या तो ग्राम फोर्स GF लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मास होगा 1 ग्राम। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो इतना, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है, पर मास 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो 1 ग्राम वेट होगा। दैट मीन्स 1 ग्राम वेट इक्वल टू अगर करें तो इसको अगर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कर दें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। ये हमें ग्राम सीजीएस में दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो इतना हो गया A इक्वल टू, ये भी तो ठीक है, तो 1 ग्राम वेट इक्वल टू होगा 980 डाइन होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए ओके 980 डाइन होगा। तो अब मिसकंसेप्शन किया है, अगर हमें कोई वेट पूछे, जब हमारा कोई वेट पूछता है तो हम क्या बोलते हैं,
जैसे कि मेरा वेट, सपोज मैं बोलूँ माई वेट इज 65 kg, मैं कहूँ मेरा वेट जो है वो 65 kg है। तो जो अगर फिजिक्स को सही से समझते हुए जा रहे हैं, कुछ फील है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर देना चाहिए। नहीं नहीं, वेट तो ये नहीं हो सकता, ये तो मास का यूनिट है, हमें मास नहीं पूछा जा रहा है, हमें तो वेट पूछा जा रहा है ना। अच्छा, वेट है क्या? वेट एक फोर्स है, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, m/g। वेट तो ये है, मतलब फोर्स है वेट, पर ये तो मास है, केजी है, मतलब क्या, मास है। तो सबसे प्रॉपर होगा, एक्यूरेट होगा अगर यहाँ पे मैं कहूँ माई वेट इज 65 kg वेट, ये यूनिट मैं यूज करूँ, 65 kg वेट, ठीक है ना, वो मैं कहता हूँ। 65 kg मतलब मेरा मास 65 kg है, 65 kg वेट, दैट इज माई वेट, ग्रेविटेशनल यूनिट में दैट इज माई वेट, 65 kg वेट। अगर उसको मैं एब्सोल्यूट यूनिट में लिखूँ तो क्या होगा वो, 65 इंटू 9.8 न्यूटन। अगर मुझे न्यूटन में अपने वेट को बोलना है तो मैं कहूँगा 65 इंटू 9.8 न्यूटन। तो हम जो बोलते हैं मास उतना केजी, ठीक है, पर केजी वेट अगर बोलेंगे तो वो हमारा वेट होगा। जैसे तुम लोग हो बच्चे, जैसे तुम में से अगर किसी का वेट सपोज 50 है तो 50 केजी नहीं, 50 केजी वेट तुम्हारा वेट है। मास कितना है, 50 केजी है। क्लियर है, ये बात प्रैक्टिकल बात जान लेंगे। तो ये हो गया डिफरेंट यूनिट्स के बारे में। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे हम कंप्लीट नहीं कहेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, बहुत नेसेसरी है। क्वांटिफाई कर दिए ना, फॉर्मूला निकाले हैं, तो यूनिट क्वेश्चन भी तो करना है न्यूमेरिकल्स, तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे। थर्ड लॉ में जाने के लिए शायद और 1-2 क्लास लगेगा अभी। क्लियर है, तो पढ़ाई करते रहेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चल रहा है, डायनामिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो पढ़ाई जारी रखना है सबको। ठीक है, थैंक यू।